कहाँ तक हो गया था? मोलर चालकता और सांद्रता में संबंध। मोलर चालकता और सांद्रता में संबंध में हमने पहला क्या पढ़ा कि विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताएं तनुता बढ़ाने पर क्या होती हैं? बढ़ती हैं। हो गया। और तनुता बढ़ाने पर जो चालकता में वृद्धि है दुर्बल विद्युत अपघट्यों में अधिक होती है ना? ऐसा किस कारण से हुआ था? क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्यों में चालकता दो कारण से बढ़ती है। एक तो आयनों की गतिशीलता बढ़ने से और दूसरा वियोजन भी बढ़ने से हुआ था ना? क्योंकि पहले 4 आयन थे, वियोजित होने के बाद कितने हो गए? बाद में 8 हो गए। और जबकि प्रबल वाला था उससे तो पहले ही 20 हो चुके थे, तो 20 से ज्यादा तो हुआ नहीं उसका, क्योंकि पहले ही वो पूरा का पूरा वियोजित हो चुका था। दुर्बल में क्या हुआ? वियोजित हुए पहले, फिर बाद में भी वियोजित होते रहे, इसलिए उनकी चालकता अधिक बढ़ती है, वृद्धि अधिक होती है, मान तो कम ही रहता है, याद रखे रहना। हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हमने क्या देखा था कि जो इनकी चालकताएं हैं अनंत तनुता पर एक सीमांत मान प्राप्त कर लेती हैं। ये तो होता है, अनंत तनुता पर एक सीमांत मान प्राप्त कर लेती हैं। फिर अगला पॉइंट हमने लिखा था कि मोलर चालकता और अंडर रूट सांद्रता के बीच ग्राफ खींचा जाए तो निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। हो गया ना? अब इससे निम्न निष्कर्ष क्या प्राप्त होते हैं इसके आगे लिखो। एक पहले ग्राफ खींच लो छोटा सा, देखो ये ऐसे, ये ऐसे हो गया ना? तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 0 है, इधर जाने पर करड़ी में सांद्रता अर्थात आगे जाने पर सांद्रता बढ़ेगी, और इसमें ऊपर जाने पर कौन सी चालकता बढ़ेगी? मोलर चालकता बढ़ेगी। तो क्या होता है ये देखो, जो विद्युत अपघट्य, मान लो यहाँ पे हमने एक प्रबल विद्युत अपघट्य लिया और एक हमने लिया दुर्बल विद्युत अपघट्य। हो गया ना? तो प्रबल वाले का चालकता देखो पहले से ही ऊपर है, मोलर चालकता ऊपर जाने पे बढ़ रही है ना? तो प्रबल वाले की मोलर चालकता पहले से ही ऊपर है। क्यों? क्योंकि उसके सभी आयन पहले से ही वियोजित हो जाएंगे, और जब ज्यादा आयन चलेंगे तो चालकता भी अधिक होगी। इसके सभी आयन वियोजित नहीं होते, बहुत कम वियोजित होते हैं। अब जब बहुत कम वियोजित होंगे तो इसकी चालकता भी क्या होगी? कम होगी। हो गया ना? अब इनकी तनुता बढ़ाओगे, तनुता बढ़ाने का मतलब सांद्रता घटनी चाहिए। उल्टा था, हमने पढ़ा था C = 1/V, पढ़े थे ना? C से सांद्रता, V से तनुता, सांद्रता तनुता का ठीक उल्टा होती है। सांद्रता बढ़ेगी तो तनुता घटेगी। हाँ, सांद्रता बढ़ेगी तो तनुता घटेगी, और सांद्रता घटेगी तो तनुता क्या होगी? बढ़ेगी। तो हमें तो तनुता बढ़ानी है ना, इसका मतलब सांद्रता क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तुम देख रहे हो आगे जा रहे हो तो सांद्रता बढ़ रही है, पीछे आओगे तो सांद्रता घटेगी, इसका मतलब तनुता बढ़ेगी। तो इस ग्राफ को आगे नहीं, कहां ले आना है? पीछे ले आना है। अब हम पीछे लेके आते हैं तो ये ऐसे बढ़ती है, मतलब इस तरह से दिखाई दे रहा है। मान लो एक पॉइंट पे, फिर पॉइंट पे, फिर पॉइंट पे, फिर पॉइंट पे, इतना की वृद्धि हो रही। मतलब देखो यहां से यहां जा रहा है, अगर इसको यहां पे हम मिलाएं y अक्ष पे, देख रहे हो, और इसको मिलाएं y अक्ष पे, तो इतने की वृद्धि हो रही है, दिखाई दे रहा है। अगर इसको मिलाएं यहाँ y अक्ष पे, देख रहे होगे इतने की वृद्धि हो रही है ना? और जबकि इनका कैसे मिलता है? इनका सीधे सीधे ऐसे मिलता है, बढ़ रहा है इसका भी, देख रहे हो नहीं देख रहे हो? बढ़ रहा है, लेकिन इसका सीधे चलता है, ज्यादा नहीं, मतलब ये वक्राकार रूप में नहीं बढ़ता है। अब देखो इसका ये पॉइंट पे था, इसकी सीध वाले पॉइंट पे निकालो तो देखो इसका जब लेके जाओगे और इसका लेके जाओगे, देखो वृद्धि तो हुई है वृद्धि, क्योंकि ऊपर चढ़ा ना थोड़ा सा ग्राफ, तो वृद्धि हुई, लेकिन क्या इसकी अपेक्षा हुई वृद्धि?
जितना इसमें हुआ था इसका देखो निकालोगे, देखो जितना इसमें हुआ है क्या उतना उसमें हुआ है? नहीं हुआ है। वृद्धि तो दोनों में हुई, लेकिन इसमें ज्यादा वृद्धि हुई और उसमें कम वृद्धि हुई। तो उसमें कम क्यों हुई? क्योंकि उसकी वृद्धि केवल गतिशीलता के कारण होती है, गतिशीलता बढ़ने से, लेकिन इसकी वृद्धि गतिशीलता बढ़ने के साथ साथ आयन बढ़ने के साथ भी होती है। तो अगर आयन बढ़ गए तो हमने कहा था चालकता ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ था। अब देखो इसके पॉइंट पे यहां निकालोगे, यहां निकाले ना, तो देखोगे इसका ये जा रहा है, इसका ये जा रहा है, देखो इतनी सी वृद्धि हो रही है, यहाँ पे इतना ज्यादा हुई, दिख रहा है, फिर भी ज्यादा है। इसके पॉइंट पे यहाँ निकाले, इसके पॉइंट पे यहाँ निकाले, और जब हम इसको आगे बढ़ा दिए ना तो आगे बढ़ते बढ़ते जाके यहाँ पे मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। तो हमको पता चल गया कि प्रबल की अधिकतम चालकता यहीं तक हो सकती है, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं हमको, यही तो अधिकतम चालकता है। तो यही हमारा है क्या? सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता का मतलब उससे ज्यादा इसकी मोलर चालकता अब नहीं बढ़ सकती है, उससे ज्यादा इसकी मोलर चालकता अब नहीं बढ़ सकती है। परंतु इसमें क्या होता है, देखो ये आगे तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, परंतु इधर पहुंचने के बाद देखो ऐसे मिलने लगता है। तो क्या ये कभी वाई अक्ष को छुएगा? कभी नहीं छुएगा। जब वाई अक्ष के समांतर हो गया तो कभी वाई अक्ष को छू सकता है? नहीं। वाई अक्ष को छुएगा तभी हमको अधिकतम मान पता चलेगा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि उससे ऊपर नहीं जा सकता है। पता चला हम कह दिए कि यही इसका अधिकतम मान है, तब तक थोड़ी सी तनुता बढ़ाए तो ये उससे ऊपर पहुंच गया। देख रहे हो, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? तो अब हुआ क्या कि ये ग्राफ इसके समांतर मिल जाता है, और ग्राफ समांतर मिलने के कारण इस ग्राफ से हम क्या दुर्बल की सीमांत मोलर चालकता बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो दुर्बल की सीमांत मोलर चालकता इस ग्राफ से नहीं बताई जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो ग्राफ होता है इस वाई अक्ष के अर्थात मोलर चालकता वाले अक्ष के समांतर हो जाता है, जिससे हमको पता नहीं चलता है कि वो उसको कहां पर काटेगा। पता चलेगा क्या? नहीं पता चलता है। तो जब नहीं पता चलता है कि कहां पर काटेगा तो हम उसकी दुर्बल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता नहीं बता सकते हैं ग्राफ देखकर। लेकिन प्रबल की तो हम ग्राफ पीछे खींचते गए तो हमको मिल गया। कितना मिल गया? यहां तक मिल गया, जितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो गया ना? उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इनकी चालकता जब हमें नहीं मिली तो क्या अब हम ये सोच लें कि इनकी चालकता पता ही नहीं की जा सकती है, तो हम छोड़ दें कि जाने दो, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता पता नहीं की जा सकती है। तो एक वैज्ञानिक थे कोलराउस, उन्होंने दिमाग लगाया कि भले ही ग्राफ से नहीं निकाल सकते हैं लेकिन एक ऐसा सूत्र प्रतिपादित कर दें, भले ही ग्राफ से नहीं निकाल सकते हैं लेकिन एक ऐसा सूत्र प्रतिपादित कर दें जिसमें मान रखने पर इसका मान मिल जाए हमें, ठीक है। तो कोलराउस ने दुर्बल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे हम कौन सा नियम कहते हैं? कोलराउस का नियम। तो कोलराउस के नियम की उत्पत्ति इसी ग्राफ के कारण हुई है। अगर ग्राफ पे ये काट दिया होता तब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, कोलराउस के नियम की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, सीधी सी बात, समझ गए? ये याद रखे रहना। तो पहले ग्राफ बनाओ, फिर हम नीचे 2 लाइन लिख लेते हैं, तब कोलराउस का नियम शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है कोलराउस का नियम। ध्यान देना, ऊपर प्रबल विद्युत अपघट्य, नीचे दुर्बल। दुर्बल का पहले से ही अधिक था, प्रबल का कम था, लेकिन जब वृद्धि होने लगी तो किसमें ज्यादा हो रही थी? दुर्बल में, प्रबल की अपेक्षा। बन गया? अब इसमें नीचे लिखो, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि, हो गया, प्रबल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता
प्रबल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता हो गया। प्रबल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता हो गया ना, वक्र को पीछे खींचकर प्राप्त की जा सकती है। वक्र को पीछे बढ़ाकर लिख सकते हो, वक्र को पीछे बढ़ाकर प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। परंतु दुर्बल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता, परंतु दुर्बल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता हो गया। क्या लिखे? दुर्बल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता हो गया, वक्र को पीछे बढ़ाकर प्राप्त नहीं की जा सकती है। पीछे बढ़ाकर प्राप्त नहीं की जा सकती है क्योंकि तनुता बढ़ाने पर हो गया, दुर्बल विद्युत अपघट्यों का चालकता वक्र, दुर्बल विद्युत अपघट्यों का चालकता वक्र y अक्ष के समांतर हो जाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों का चालकता वक्र y अक्ष के समांतर हो जाता है। हो गया ना? हो गया। इनके लिए सीमांत मोलर चालकता, इनके लिए सीमांत मोलर चालकता कोलराउस के नियम से ज्ञात की जा सकती है। सीमांत मोलर चालकता कोलराउस के नियम से ज्ञात की जा सकती है। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। तो अब कोलराउस का नियम आया, तो लिखो हेडिंग कोलराउस का नियम। ये वैज्ञानिक का नाम है, याद रखते रहना, कोलराउस। शंकर जी वाला सा रहेगा, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम हो गया। कोलराउस का नियम लिखो इसमें, कोलराउस का यह नियम काली पेन से आगे लिख लेना।
कोलराउस का यह नियम अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन से संबंधित है। स्वतंत्र अभिगमन से संबंधित है। स्वतंत्र अभिगमन से संबंधित है। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। तो अब देखो कोलराउस ने क्या बताया कि जब हम विद्युत अपघट्यों की तनुता बढ़ाते जाते हैं, ये विलयन की तनुता बढ़ाते जाते हैं, तो विद्युत अपघट्य के आयन एक दूसरे से क्या होने लगते हैं? दूर दूर होने लगते हैं। जैसा कि हमने देख लिया पीछे, 1 लीटर के बर्तन में रखे थे तो वो पास थे, 2 लीटर के बर्तन में रखे थोड़ा दूर दूर थे, 3 लीटर के बर्तन में रखेंगे और दूर दूर होंगे। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि तनुता बढ़ाने पर आयन एक दूसरे से दूर दूर होने लगते हैं और उनके बीच लगने वाला बल मतलब कौन सा? आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों लग सकता है ना। बल कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि आयनों के बीच का प्रतिकर्षण बल तभी लगता है जब वो एक दूसरे के क्षेत्र में होते हैं। आयनों के बीच की दूरी बढ़ने पर उनके बीच का बल कम होने लगता है। होने लगता है कि नहीं होने लगता है? तो जब उनके बीच का बल कम होने लगेगा तो एक दूसरे से उनका प्रभाव कम होता जाएगा। और कोलराउस ने बताया कि जब हम पहुंच जाते हैं अनंत तनुता पर, कहां पर पहुंच जाते हैं? अनंत तनुता पर, तब जितने भी आयन होते हैं सब एक दूसरे से इतना दूर हो जाते हैं कि एक आयन का दूसरे आयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और सभी अपनी स्वतंत्र गतिशीलता से गमन करते हैं, अर्थात उनके ऊपर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सवाल यहाँ पे बहुविकल्पी रूप में पूछा जा सकता है कि कोलराउस का नियम किससे संबंधित है? तो आयनों के स्वतंत्र अभिगमन से संबंधित है। और कब आयन स्वतंत्र अभिगमन करेंगे? जब हम किस तनुता पर पहुंचेंगे? अनंत तनुता पर। अब सोचो, एक विलयन था, इसमें लगा था एक एनोड और एक कैथोड, इसमें एक ही आयन था, ठीक है, एक ही आयन था। अब इसी आयन के चलने से धारा का प्रवाह होगा ना? इसको कोई रोकने टोकने वाला है नहीं है, तो ये अपने पूरे वेग से जाएगा। किसकी ओर जाएगा जी? धनावेशित भाग की ओर, एनोड की ओर, पूरे वेग से जाएगा ना। तो हमने माना इसकी चालकता थी 1, कितना? 1, क्योंकि पूरे वेग से गया तो 1 होगा ना उसका। एक मतलब यहाँ 1 निश्चित नहीं है कि 1 का ही होगा, 1 मतलब पूरे भाग से संबंधित है। याद रखे ना, 1 का मतलब पूरा भाग ही, नहीं कहते हो 1/3, 1/4, 2/3 होता है नहीं होता है, वो सब 1 से ही निकाला जाता है। 1/3 कहने का मतलब अगर कोई चीज 1 है तो उसका 3 हिस्सा करना है, 1/3 का अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पे पूरा 1 है ना, इसका मतलब वो पूरा का पूरा रहेगा, हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, इधर जब अकेला चला तो इस पर कोई प्रभाव नहीं था, किसी का नहीं था ना, अपने पूरे वेग से चला तो क्या हो गया? 1 हो गया इसकी चालकता, हो गया ना। अब देखो जब वैसे ही एक बर्तन लेके उसमें हमने एक धनायन भर दिया और एक क्या भर दिया? ऋणायन भर दिया, फिर एक धनायन भर दिया और एक ऋणायन भर दिया ना। जब धारा प्रवाह शुरू किए तो क्या हुआ? आयन चलेंगे, फिर चालकता दिखेगी हमको। तो आयन चलते हैं,
ये जाएगा इधर की ओर, ये जाएगा इधर की ओर, ये आएगा इधर की ओर, ये जाएगा इधर की ओर, होगा ना। अब सोचो, ये ऋणायन जा तो रहा है इधर, लेकिन धनायन कहता है उधर कहाँ जा रहा है, हमारे पास आओ, होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये कहता है कि हम तुमसे बड़ा चुंबक लगाए हुए हैं, खींच के तो रहेंगे, चाहे तुम कुछ कर लो, तुम खींच ले आएंगे ज्यादा बोलोगे तो, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये कहता है हमारी तरफ आओ, ऋणायन कहता है नहीं वो ज्यादा प्रबल है, हमको वहीं जाना पड़ेगा, नहीं मार खाएंगे अभी। तो ये जाता तो उधर ही है, लेकिन कुछ लगाव होने के कारण अर्थात आकर्षण बल होने के कारण अपने पूरे वेग से नहीं जा पाता है। तो क्या चालकता में अपना पूरा योगदान कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हमने माना कि इन सब ने चालकता में अपना 0.9, 0.9, 0.9 और 0.9 योगदान किया ना। तो ध्यान से समझना, अभी अगर स्वतंत्र रूप से ये गमन किए होते तब चालकता 4 आयनों के कारण तो 4 होनी चाहिए थी, क्योंकि एक का हमने एक माना है ना, तो 4 आयनों के कारण इसकी चालकता कितनी होनी चाहिए थी, 4। लेकिन इनके बीच कुछ आकर्षण बल लग गया, उस आकर्षण बल लगने के कारण इनकी चालकता घटती गई और 0.9, 0.9, 0.9, 0.9 कुल मिला के हमको कुल 0.36 ही मिली। वास्तव में तो कितनी होनी चाहिए थी, 4, लेकिन हमको 0.36 मिली कि 3.6 मिलेगी, 3.6 मिलेगी ना। 4 से 0.4 पॉइंट कम हो गया। ये किस कारण से कम हुआ, उनके बीच लगने वाले बल के कारण कम हुआ ना। अब कोलराउस ने कहा इसकी तनुता बढ़ाओ, मतलब बर्तन बड़ा करो, बर्तन क्या करो, बड़ा करो। बड़ा करोगे तो इनके बीच का आकर्षण बल घटना शुरू होगा। क्यों, क्योंकि जब हम बर्तन को बड़ा कर देंगे तब यही 4 आयन दूर दूर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। और जब हम इनको विद्युत धारा के प्रवाह में रखेंगे तब इनके बीच थोड़ा सा आकर्षण कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दूर दूर हो गए ना, दूर दूर हो गए तो आकर्षण बल क्या हो गया, घटने लगा। तो अब हम मानते हैं कि इन्होंने अपना योगदान 95 दिया, मतलब 95 दिया ना। तो 95 दिया, तब भी 3 दशमलव कहां तक पहुंचे, 8 तक पहुंचे ना। उन्होंने कहा और बढ़ाओ, इतना पहुंचा दो बढ़ा के कि एक का दूसरे पे कोई प्रभाव ही न पड़े। अब एक का दूसरे पे कोई प्रभाव ही न पड़े तो फिर समझो हम पहुंच गए पहली स्थिति पर, पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। इस पर किसी का प्रभाव पड़ रहा था, नहीं पड़ रहा था। जब इन पर भी किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तो अपना पूरा योगदान देंगे, ये देंगे कि नहीं देंगे। तो ये कितना कितना दे देंगे, एक एक अपना दे देंगे। जब इनके बीच कोई आकर्षण बल नहीं लगेगा तब, अर्थात जब हम अनंत तनुता पर पहुंच जाएंगे तब होगा ना। तो कोलराउस ने यही बताया कि जब ये अनंत तनुता पर पहुंच जाते हैं तब इनके बीच का आकर्षण बल खत्म हो जाता है और समझ लो ये ऐसी गति करते हैं जैसे अकेले गति कर रहे हैं। अनंत तनुता पर जब इनके बीच का कुल बल खत्म हो गया तो ऐसी ही तो गति करेंगे कि जैसे अकेले गति कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अभी पतली सी सड़क पर 2 गाड़ी जाती, जैसे यहाँ बाजार वाली सड़क है, तो एक तो बेचारा आके किनारे लगा लेता है, दूसरा धीरे से निकलता है। अभी यही पहुंचते हैं हाईवे पर तो दोनों लोग एकदम आराम से निकलते हैं, मतलब बगल से निकल जाते हैं, थोड़ी स्पीड कम करते हैं, उसका निकल जाते हैं। अभी इनको छोड़ दिया जाए 4 लेन पे, एक उस किनारे दौड़ रहे हैं, उस किनारे दौड़ रहे हैं, तो इनको उनसे कोई फर्क है। वो उधर अपना नचाते हुए चल रहे हैं, इधर अपना नचाते हुए चल रहे हैं, पूरे पूरी स्पीड में चल रहे हैं, एक दूसरे का कोई प्रभाव नहीं। वो उधर भिड़ गए, मर गए, उनसे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनका इधर पता चला वो आगे सारा नचा दिया, ठोक दिया इन्हीं को, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो क्या हुआ, पहले जब सबसे पतली सड़क पर चले तो उनको एकदम वेग कम करना पड़ा, थोड़ी चौड़ी सड़क पर चले थोड़ा सा वेग बढ़ा के निकल लिए जैसे इसमें था। लेकिन जब हमने एकदम उनको अलग अलग कर दिया तब तो अपने फुल वेग से चले,
अर्थात अपना पूरा योगदान दे रहे हैं जितना उनको देना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे हुआ कि जब इनकी तनुता अनंत कर देते हैं तो ये अपने पूरे वेग से गति करने लगते हैं और क्या होता है, चालकता में भी अपना पूरा योगदान दे देते हैं। क्योंकि जब अकेले थे तो चालकता में योगदान कितना दे रहे थे, एक का, अर्थात अपना पूरा योगदान दे रहे थे। लेकिन जब कोई आकर्षण बल लग गया था तो कम कर दिया था इन्होंने। लेकिन हमने क्या किया, एक ऐसी विधि अपनाई जिससे इनका आकर्षण बल फिर से क्या हो गया, शून्य हो गया। तब ये अकेले की तरह गति करने लगे और जब अकेले की तरह गति करने लगे तो पूरा योगदान देने लगे। तो वही कोलराउस ने बताया कि जब हम अनंत तनुता पर पहुंच जाते हैं तब इसकी चालकता देखो एक 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 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना। अब वो 4 किसके बराबर हो गई, ऐसे अकेले 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 4 के बराबर, मतलब 4 हो गई। तो हमको पता चल गया कितने आयन थे इसमें, 4 आयन थे ना। यहाँ पे देखो 4 आयन थे तो 3.6 मिला था। तो कह दें कि आयनों के योग के बराबर होता है चालकता, आयनों के, इसके आयनों के योग के बराबर ये चालकता को कह सकते हैं। अरे आयन 4 है लेकिन चालकता 3.6 ही तो है, तो क्या आयनों के योग के बराबर होगी, नहीं होगी। यहां पर भी क्या चालकता आयनों के योग के बराबर थी, नहीं थी। लेकिन जब हम अनंत तनुता पर पहुंच गए तो सभी ने अपना पूरा योगदान दिया और हम कह सकते हैं कि चालकता आयनों के योग के क्या होती है, बराबर होती है। जैसे अब सोचो एक विद्युत अपघट्ट में हमने 200 आयन घोल दिया, कितना घोल दिया, 200 आयन, और सबका योगदान एक एक का है और उनको अनंत तनुता पर हमने पहुंचा दिया। तो हम कह सकते हैं कि इसकी चालकता 200 हो, बिना ज्ञात हो, ये बिना ग्राफों लगाए कुछ कह सकते हैं, नहीं कह सकते। अगर हमने उसको अनंत तनुता पर पहुंचा दिया तो उसने अपना पूरा योगदान दिया ना, तो हम कह सकते हैं ना कि उसकी चालकता कितनी होगी, 200 होगी। ऐसे ही हमारे पास इसमें 4 आयन थे, 4 आयन, तो फिलहाल की स्थिति में तो नहीं बता सकते हैं कि उसकी चालकता कितनी होगी। बता सकते हैं क्या, प्रयोग करेंगे, जांचेंगे तभी तो बताएंगे। लेकिन अगर हम उसको अनंत तनुता पर पहुंचा दें तब तो हमें फिक्स हो जाएगा ना कि इतने इतना योगदान है इसका, एक एक का योगदान है। तो बिना कुछ सूत्र उत्र लगाए बता सकते हैं कि 4 आयन थे इसलिए इसकी चालकता कितनी होगी, 4 होगी। 200 आयन थे तो चालकता कितनी होगी, 200 होगी। ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कोलराउस ने यही नियम दिया था, अनंत तनुता पर जो विलयन की, पूरे विलयन की जो चालकता होती है, इनकी चालकताओं के योग के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। हो जाएगा ना, ये याद रखना है। तो लिखेंगे इसमें हम क्या लिखे जी, हाँ तो तेजी बोलो, अंदर क्या लिखे हो, संबंधित है। आगे लिखो, लाइन छोड़ के नीचे लिखना। कोलराउस ने, नहीं अब नीली पेन से लिखो भी। कोलराउस ने हो गया, विभिन्न तनुताओं पर प्रयोगात्मक निष्कर्षों के आधार पर, विभिन्न तनुताओं पर प्रयोगात्मक निष्कर्षों के आधार पर विभिन्न तनुताओं पर प्रयोगात्मक निष्कर्षों के आधार पर, हो गया, एक नियम दिया जिसे कोलराउस का नियम कहते हैं। कोलराउस का नियम कहते हैं। हो गया, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार डैश देके लिखना शुरू करो। नियम तो यहीं से शुरू होगा, अगर छोटा करना चाहते हो तो आगे वाला भी जो लिखाएंगे उसको लिख सकते हो। तो लिखो इसमें आगे से। अब इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में
किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में अनंत तनुता पर, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य के आयन, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य के आयन, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य के आयन हो गया, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अधिकतम गतिशीलता से गमन करते हैं, अधिकतम गतिशीलता से गमन करते हैं, क्योंकि अनंत तनुता पर इनके बीच हो गया, क्या लिखे, अनंत तनुता पर इनके बीच हो जाएगा, लगने वाला अंतरा आयनिक आकर्षण बल, इनके बीच लगने वाला अंतरा आयनिक आकर्षण बल, अंतरा आयनिक आकर्षण बल हो गया, नगण्य हो जाता है, नगण्य हो जाता है, हो गया ना। आगे लिखना, स्वतंत्र अभिगमन के कारण ही, स्वतंत्र अभिगमन के कारण ही अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य का प्रत्येक आयन विलयन की कुल चालकता में, प्रत्येक आयन विलयन की कुल चालकता में, विलयन की कुल चालकता में अपना अधिकतम योगदान देता है, विलयन की कुल चालकता में अपना अधिकतम योगदान देता है, विलयन की कुल चालकता में अपना अधिकतम योगदान देता है, हो गया ना। आगे लिखना, अतः हम कह सकते हैं कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, किसी विद्युत काली पेन से इसको लिखना। अब यही मुख्य नियम है, वैसे तो नियम की शुरुआत ऊपर से ही हो चुकी थी, लेकिन अगर छोटे में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो।
किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता हो गया। विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की कुल धनायनों लिखना, विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर हो गया। अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। क्या निष्कर्ष निकला कि अगर हम अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता निकालते हैं तो उसके विलयन में जितने आयन हैं इनकी चालकताओं के योग की क्या होगी? बराबर होगी। हो जाएगा, सीधी सी बात। लेकिन सामान्य परिस्थिति में था क्या, इसकी चालकता 1 थी तो सभी का योग 4 होना चाहिए था ना, लेकिन इसमें 3.6 मिला था, इसमें 3.8 मिला था। जब हम अनंत तनुता पर पहुंच गए तब कितना मिला था? 4 मिला था, जो कि हमारे कथन को सत्य कर रहा था। ठीक है ना? ये कोलराउस का नियम है। हो जाएगा, तो अतः लिख लो, अतः किसी विद्युत अपघट्य नहीं, वो तो हाँ इन्वर्टर कहाँ बंद हो गया। अब नीचे सूत्र बनाएंगे। किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की अनंत तनुता पर मोलर चालकता अनंत तनुता पर मोलर चालकता, देखो कैपिटल लैम्डा m बराबर r प्लस इंटू लैम्डा प्लस इनफाइनाइट प्लस r माइनस इंटू लैम्डा माइनस इनफाइनाइट, r प्लस इंटू लैम्डा प्लस इनफाइनाइट फिर r माइनस इंटू लैम्डा माइनस इनफाइनाइट, ये r के ऊपर प्लस हो गया ना, इंटू लैम्डा के नीचे प्लस ऊपर इनफाइनाइट प्लस r के ऊपर माइनस लैम्डा के नीचे माइनस ऊपर इनफाइनाइट। हो गया ना? ये सूत्र है। अब जहां लिखेंगे कैपिटल लैम्डा m, इसके ऊपर भी इनफाइनाइट बना लेना जी, कैपिटल लैम्डा m इनफाइनाइट, ऐसे कैपिटल लैम्डा m इनफाइनाइट। हो गया, ये सूत्र हो गया। अब इसके बारे में विस्तार कल किया जाएगा, क्या क्या इसमें कौन है।